हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। चलिए दोस्तों, ओशिनोग्राफी की ट्रिविया टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा तथा टाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बैच स्टार्ट है तथा जिनको पीएचडी करनी है जेआरएफ लेकर, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेज अवेलेबल है। इस कोर्स में दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में दोस्तों पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। और इसी कोर्स में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो कि टॉपिक वाइज इन फुल टेस्ट होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस कोर्स की फीस है दोस्तों मात्र 5,990 रुपए। साथ ही में दोस्तों विद्या स्थली बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए। इस कोर्स में भी दोस्तों आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है और इस कोर्स में आपको ज्योग्राफी की पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में दोस्तों ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 4500 रुपए। साथ ही में दोस्तों सारथी बैच लैब असिस्टेंट के लिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पूरे सिलेबस के तहत लैब असिस्टेंट की पूरे सिलेबस की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में दोस्तों आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट नोट्स दिए जाएंगे और सभी कोर्सेज में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस कोर्स की फीस है मात्र 3,000 रुपए। साथ ही में दोस्तों सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल एक टेस्ट सीरीज है जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगी, चाहे वो एनटीए नीट जेआरएफ हो, सेट एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, स्कूल व्याख्याता हो, कॉलेज लेक्चरर हो या इवन लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की एग्जाम हो। इन सभी में आपको ये टेस्ट सीरीज यूजफुल रहेगी क्योंकि इस टेस्ट सीरीज की फीस है मात्र 299 और इस टेस्ट सीरीज में आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे। साथ ही में दोस्तों आपको यूनिट अनुसार टेस्ट दिए जाएंगे। प्रत्येक यूनिट के 50 प्रश्न होंगे जिनको आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा और सभी परीक्षा की योजना के अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे और सभी टेस्ट के सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों डाउनलोड कीजिए पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। तो चलिए दोस्तों ज्वार भाटे से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंजक्शन की स्थिति कब होती है? कंजक्शन की स्थिति कब होती है? पूर्णिमा के दौरान, अमावस्या के दौरान, चंद्रमा के प्रथम चतुर्थांश के दौरान या चंद्रमा के अंतिम चतुर्थांश के दौरान? तो बताइए दोस्तों कंजक्शन की स्थिति कब होती है? कंजक्शन यानी दोस्तों युति की स्थिति कब होती है? तो दोस्तों ज्वार भाटा या टाइड्स क्या होते हैं? तो दोस्तों ज्वार भाटा या टाइड जब समुद्री जल का ऊपर उठना और नीचे गिरने की प्रक्रिया होती है उसी को ज्वार भाटा कहते हैं। अर्थात सागरीय जल का सागरीय जल के ऊपर उठने व नीचे गिरने की प्रक्रिया ही ज्वार भाटा कहलाती है। जब सागरीय जल ऊपर उठेगा उस स्थिति में तो दोस्तों ज्वार आता है और जब सागरीय जल नीचे गिरता है अर्थात औसत तल के बराबर था नीचे गिरता है उस स्थिति में भाटा आता है। अर्थात ज्वार ऊपर उठने की स्थिति और भाटा जल के नीचे गिरने की स्थिति को कहा जाता है। तो ये क्यों आते हैं दोस्तों? तो ज्वार भाटा दोस्तों किस कारण आते हैं? ज्वार भाटा के कारण क्या है? तो दोस्तों ज्वार भाटा आने का कारण है चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की आकर्षण शक्ति। अर्थात चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार देखे जाते हैं। अर्थात चंद्रमा व सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति
और साथ में पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही सागरीय जल में ज्वार भाटा की प्रक्रिया होती है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इन तीनों की शक्तियों के कारण जल पर इनका प्रभाव पड़ता है, उससे ज्वार भाटा आते हैं, जिसमें चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रभावी है और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति प्रभावी मानी जाती है, जिनमें दोस्तों चंद्रमा और सूर्य में से चंद्रमा की शक्ति ही अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ये सन मान लेते हैं दोस्तों, ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है, अर्थ है, और ये मून है। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और सूर्य से अत्यधिक पास होने के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटे का सर्वाधिक प्रभाव चंद्रमा का ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी दूरी कम पाई जाती है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी सर्वाधिक होती है। इसके कारण सूर्य का प्रभाव चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी पर कम पड़ता है। इसी कारण दोस्तों चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अंदर पृथ्वी पर चंद्रमा की शक्ति का प्रभाव सर्वाधिक होता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कंजक्शन की स्थिति कब होती है, युति की स्थिति कब होती है। तो दोस्तों जब हमारे ज्वार भाटा आते हैं तो दो परिस्थितियां होती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, और जब एक स्थिति में ये सूर्य है, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में अर्थात सीधी दिशा में होते हैं, तीनों लाइन में होते हैं, तो इस स्थिति में दीर्घ ज्वार देखा जाता है। दीर्घ ज्वार देख, इसी को दोस्तों हम युति, वियुति या फिर इसी को हम सिजिकी कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक दिशा में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं, उस स्थिति में दीर्घ ज्वार आता है, और इसी स्थिति को युति, वियुति और सिजिकी कहा जाता है। तो युति और वियुति दोस्तों कब आते हैं? तो युति दोस्तों जिसे हम कंजक्शन की स्थिति कहते हैं, जो कि कब आते हैं? जब हमारे सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? अमावस्या के दिन हमेशा सूर्य ग्रहण देखा जाता है। और वियुति दोस्तों जब चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है, उस स्थिति में वियुति की स्थिति देखी जाती है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ये किस प्रकार से आते हैं यहाँ पे देखते हैं। यह दोस्तों सूर्य, यह है दोस्तों पृथ्वी और यह है चंद्रमा। जब सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर नहीं लगता था, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो इस स्थिति में तो दोस्तों चंद्र ग्रहण होगा। इसी को दोस्तों लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। और जब इसके विपरीत दोस्तों यह है सूर्य, यह है चंद्रमा और यह है पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं आ पाता, या फिर पृथ्वी सूर्य से प्रभावित नहीं होती है, तो इसके कारण सूर्य ग्रहण आते हैं। इसी को सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। तो दोस्तों कंजक्शन या वियुति, तो कंजक्शन दोस्तों हमने देखा युति जब अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में युति देखी जाती है। और चंद्र ग्रहण या फिर पूर्णिमा के दिन, जो कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, तो पूर्णिमा वाले दिन दोस्तों हमारी देखी जाती है। तो इसके लिए क्वेश्चंस देखें दोस्तों कि कंजक्शन की स्थिति कब होती है। तो दोस्तों कंजक्शन की स्थिति जब सूर्य ग्रहण होता है तो युति की स्थिति होती है, जो कि अमावस्या के दौरान देखी जाती है।
हमेशा अमावस्या के दौरान सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दौरान चंद्र ग्रहण की स्थिति देखी जाती है, जिसे वियुति कहा जाता है, या फिर इसी को अपोजिशन कहा जाता है। युति और वियुति में कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, तो युति की स्थिति दोस्तों चंद्र ग्रहण के दिन था, सूर्य ग्रहण के दिन था, अमावस्या को देखी जाती है, और वियुति की स्थिति दोस्तों पूर्णिमा के दिन था, चंद्र ग्रहण के दौरान देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमावस्या के दौरान एक कंजक्शन की स्थिति या फिर युति की स्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब के हेतु उत्तरदायी होता है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन या चंद्रमा का परिक्रमण? तो बताइए दोस्तों, सर्वाधिक उत्तरदायी कौन से इनमें प्रत्यक्ष ज्वार के लिए कारक होते हैं? पृथ्वी और चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की स्थिति किस प्रकार से ज्वार को प्रभावित करती है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा में कौन सी स्थिति अथवा कौन सी उत्तरदायी रहती है? पृथ्वी की घूर्णन स्थिति, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन या चंद्रमा का परिक्रमण? तो दोस्तों अभी हमने देखा ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूर्णन करती है। और हमने देखा था कि सूर्य और चंद्रमा में से सूर्य का अर्थात चंद्रमा का सर्वाधिक प्रभाव होता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की स्थिति से सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, एक तो होता है पृथ्वी का घूर्णन और दूसरा प्रभाव होता है चंद्रमा का परिक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो ये भी देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से ये होगा। पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष पर सूर्य की अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। उसी प्रकार दोस्तों चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करती है, और इस दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी के घूमते हुए पृथ्वी के समानांतर था, इस प्रकार घूमते हुए पृथ्वी के इस प्रकार हो जाता है, और कभी कभी इस प्रकार इसकी स्थिति हो जाती है। और जब तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक दिशा में आ जाते हैं तब तो उच्च ज्वार आता है। और जब दोस्तों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में आते हैं तो इससे लघु ज्वार देखा जाता है, निम्न ज्वार आता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में बताया गया है कि पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु कौन से कार्य उत्तरदायी है? पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण। दोस्तों पृथ्वी तो अपने अक्ष पर घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए एंड 4। पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण बल ही पृथ्वी पर प्रत्येक ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? ज्वारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य का अपकेंद्रीय बल, या पृथ्वी व चंद्रमा का अपकेंद्रीय बल और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल? तो बताइए दोस्तों ज्वार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? तो हमने देखा था दोस्तों अभी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही ज्वार आते हैं। इनमें दोस्तों सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति या फिर अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आते हैं। तो ऑप्शंस में देखिए दोस्तों, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, या पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों,
कि पृथ्वी का तो अपकेंद्रीय बल प्रभावी होता है और सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होता है। इसी कारण ज्वार की उत्पत्ति देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चंद्र विमुखी भाग में ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? पृथ्वी के चंद्र विमुखी भाग में ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है? सूर्य के आकर्षण की बहुलता, चंद्रमा के आकर्षण बल की बहुलता, अपकेंद्रीय बल की बहुलता या चंद्रमा और सूर्य बल की बहुलता? तो बताइए दोस्तों कि सूर्य के या चंद्रमा के विमुखी भाग में ज्वार उत्पन्न किस कारण से होते हैं? चंद्रमा के विमुखी भाग पर ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है? दोस्तों हमने देखा कि ये पृथ्वी, ये सूर्य और ये चंद्रमा है। तो दोस्तों इस साइड पृथ्वी पर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण और इस ओर पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के ज्वार देखे जाते, क्योंकि दोस्तों यदि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक ओर ही लगेगा तो दूसरी ओर इसको संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी अपकेंद्रीय बल का प्रयोग करती है, जिसके कारण दो ज्वार भाटे देखे जाते हैं। अर्थात पृथ्वी के ये ध्रुवों की ओर झुकी हुई होती है और भूमध्य रेखा की ओर यह थोड़ी फैली हुई होती है। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और इसको संतुलन करने के लिए पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही ज्वार देखे जाते हैं। तो चंद्र विमुखी भाग में ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो एक ओर तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और दूसरी ओर है दोस्तों पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल की बहुलता के कारण ही सर्वाधिक ज्वार देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ज्वारों के बीच कितनी समय अवधि का अंतर होता है? 12 घंटे 26 मिनट, 8 घंटे 16 मिनट, 10 घंटे 16 मिनट या 6 घंटे 46 मिनट? तो बताइए दोस्तों दो ज्वारों के मध्य समयावधि कितनी होती है? कितनी समय अवधि के दौरान ज्वार देखे जाते हैं? तो दोस्तों प्रत्यक्ष ज्वार की अगर बात की जाए, हमें पता है कि पृथ्वी पर दो बार ज्वार अर्थात दो बार ज्वार और भाटा देखे जाते हैं। तो दोस्तों एक और तो प्रत्यक्ष ज्वार और अप्रत्यक्ष ज्वार। प्रत्यक्ष ज्वार की अवधि दोस्तों 24 घंटे, 52 मिनट देखी जाती है और अप्रत्यक्ष ज्वार की भी स्थिति दोस्तों 24 घंटे 52 मिनट की होती है। इस प्रकार दोस्तों पृथ्वी पर दो बार ज्वार भाटा आते हैं, के बीच की अवधि 24 घंटे 52 मिनट होती है और दो ज्वार के बीच में जो दोनों की स्थिति एक बार ज्वार और एक बार भाटा आता है। इस प्रकार दोस्तों दो ज्वारों के बीच में कितनी समय अवधि का अंतर होगा? बताइए दोस्तों 12 घंटे या 6 मिनट, 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे का? तो बताइए दोस्तों दो ज्वारों के बीच समय अवधि का अंतर कितना होगा? दोस्तों प्रत्येक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट पे आते हैं। उसी दौरान दोस्तों जब एक ज्वार और एक भाटा जो 24 घंटे 52 मिनट पे आते हैं, तो उसी प्रकार दो ज्वार के बीच की समय अवधि 12 घंटे 26 मिनट की होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दो ज्वार के बीच की दो ज्वार अगर एक प्रत्यक्ष ज्वार 24 घंटे 52 मिनट की समय अवधि के दौरान आते हैं, उसी प्रकार दोस्तों 24 घंटे में 52 घंटे और 26 मिनट एक ज्वार और 12 घंटे 26 मिनट भाटा आते हैं। तो दोस्तों दो ज्वारों के बीच की समय अवधि 12 घंटे 26 मिनट की देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल की ऊपर व नीचे
गिरने की गति किससे संबंधित है? महासागर की ऊपर उठने व नीचे गिरने की गति किससे संबंधित है? ज्वार से, तरंग से, धाराओं से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों, जल के ऊपर उठने व नीचे गिरने की गति किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसे ही ज्वार कहा जाता है और भाटा कहा जाता है। तो ज्वार भाटे ऊपर उठने से ज्वार की स्थिति और जल के नीचे गिरने से भाटे की स्थिति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद ज्वार आने का क्या कारण है? दीर्घ ज्वार या वृहद ज्वार आने का क्या कारण है? तट रेखा का दंतुरित होना, सूर्य चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य चंद्रमा के द्वारा एक दूसरे की विपरीत दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों, वृहद ज्वार कौन सी स्थिति में देखे जाते हैं? बताइए दोस्तों, वृहद ज्वार या फिर इसी को स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। और दीर्घ ज्वार आने के क्या कारण है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों कि वृहद ज्वार कब आते हैं। तो अभी देखा हमने दोस्तों, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी दिशा में या सीधी रेखा में स्थित होना, इससे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी इस स्थिति में दीर्घ ज्वार या वृहद ज्वार देखे जाते हैं। और जब इसी स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इनके समकोण पर आ जाता है तो इस स्थिति में लघु ज्वार देखे जाते हैं। तो दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल होना ही दीर्घ ज्वार का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? सूर्य चंद्रमा अंतर्जात या सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति? तो दोस्तों, ज्वार भाटे का क्या कारण है? सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्लस पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? न्यूनतम दूरी कब होती है? उपसौर, अपसौर, उपभू या अपभू? तो बताइए दोस्तों, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, अपसौर, उपसौर, उपभू और अपभू क्या होते हैं? तो हमने पढ़ा दोस्तों, अपसौर जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी, अपसौर इसी को दोस्तों पेरिहेलियन कहा जाता है और इसे दोस्तों अफेलियन कहा जाता है। इसी को दोस्तों पेरिजी कहा जाता है और अपभू को एपोजी कहा जाता है। इस स्थिति में दोस्तों बताइए कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की स्थिति न्यूनतम दूरी कब होती है? सॉरी दोस्तों, ये उल्टा हो गया है। अपसौर यानी कि दोस्तों, अपसौर यानी कि अफेलियन, अफेलियन, उपसौर यानी दोस्तों पेरिहेलियन। तो बताइए दोस्तों, उपसौर और अपसौर क्या होते हैं? तो दोस्तों, जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी न्यूनतम और अधिक हो, उसी की स्थिति में उपसौर और अपसौर होते हैं। इसमें दोस्तों उपसौर और अपसौर में 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है। पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी
अपसोर कहलाती है, इसे अफेलियन कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को बनती है। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब न्यूनतम होती है उस स्थिति को पेरिहेलियन कहा जाता है या उपसौर कहा जाता है, जो कि 3 जनवरी को 3 जनवरी को होती है। दोस्तों उपसौर और अपसौर तो सूर्य की और पृथ्वी की दूरी के बीच के लिए होता है, और उपभू और अपभू दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जब अधिकतम और न्यूनतम होती है उसमें ये स्थितियां बनती है। तो उपभू यानी पेरेजी की स्थिति, जब पृथ्वी और सूर्य की स्थिति अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा जब निकटतम होते हैं तब इनकी न्यूनतम दूरी होती है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी होती है उसी को पेरेजी या फिर उपभू कहा जाता है। और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होती है इस स्थिति को अपभू या एपोजी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी दोस्तों उपभू या पेरेजी की स्थिति में देखी जाती है, और पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतम दूरी अपभू या एपोजी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग के उच्चतम एवं न्यूनतम बिंदु को क्या कहा जाता है। तरंग आयाम, तरंग शीर्ष और गर्त, तरंग की ऊंचाई या तरंग गति। तो बताइए दोस्तों एक तरंग की उच्चतम और निम्नतम बिंदु को क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि एक तरंग के उच्चतम और न्यूनतम बिंदु को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हमने तरंग के बारे में पढ़ा था। तरंग का दोस्तों ये ऊपरी भाग और ये सबसे निचला भाग, इनके बारे में पूछा गया कि दोस्तों इनको क्या कहा जाता है। दोस्तों तरंग का सबसे ऊपरी भाग तो क्रस्ट या फिर शिखर कहा जाता है, और दोस्तों तरंग का सबसे निचला भाग जो कि इस भाग में होता है इसे ही दोस्तों ट्रफ या फिर गर्त कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है एक तरंग के उच्चतम और न्यूनतम बिंदु को क्या कहा जाता है। तो तरंग शिखर और तरंग गर्त ही तरंग के उच्चतम और न्यूनतम बिंदु को कहा जाता है। तो सबने देखा था कि दो तरंग शीर्षों के, इसी को दोस्तों शीर्ष भी कहा जाता है, दो तरंग शीर्षों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको तरंग की लंबाई कहा जाता है। और दोस्तों जब तरंग शीर्ष और तरंग गर्त के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को तरंग की ऊंचाई कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों तरंग का उच्चतम बिंदु शीर्ष, शिखर या फिर कहलाता है, और तरंग का निम्नतम बिंदु ट्रफ या फिर गर्त कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है क्या कहलाते हैं। दैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार या निम्न ज्वार। तो बताइए दोस्तों ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है क्या कहलाते हैं। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर कि ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ज्वार जिनकी ऊंचाई में भिन्नता देखी जाती है उन्हें ही मिश्रित ज्वार कहा जाता है। मिश्रित ज्वार क्या होते हैं दोस्तों, दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार का मिश्रित रूप ही मिश्रित ज्वार होता है। अब दोस्तों दैनिक ज्वार क्या होता है। तो दोस्तों दैनिक ज्वार जब पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य जब ये तीनों एक दिशा में होते हैं उससे प्रत्येक ज्वार देखा जाता था 24 घंटे 52 मिनट में प्रत्येक ज्वार देखा जाता है, इसी को दोस्तों दैनिक ज्वार कहते हैं। और इसी स्थिति के दौरान
विपरीत दिशा में जब ज्वार आता है तो उस समय उस स्थिति के दौरान लगने वाले समय या लगने वाला ज्वार अर्धदैनिक ज्वार कहलाता है। अर्थात 12 घंटे 26 मिनट के दौरान 26 मिनट के बाद में दूसरा ज्वार आता है, उसे अर्धदैनिक ज्वार कहा जाता है। और दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार का मिश्रित रूप ही मिश्रित ज्वार कहलाता है, जिसके अंतर्गत ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित ज्वार जिसमें ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा नहीं है? अर्धदैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार या वृहद ज्वार? तो बताइए दोस्तों, आवृत्ति पर आधारित कौन सा ज्वार नहीं है? तो दोस्तों आवृत्ति पर आधारित हमने अभी देखा अर्धदैनिक ज्वार है, दैनिक ज्वार है और मिश्रित ज्वार भी देखा जाता है, परंतु वृहद ज्वार एक आवर्ती पर आधारित ज्वार नहीं है। यह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित होने के कारण उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बताया कि ज्वार भाटा तथा सूर्य के आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है? ब्रूसी हिजेन ने, आइजैक न्यूटन ने, ट्रिवार्था ने या राइट ने? तो बताइए दोस्तों, किस विद्वान ने इसे बताया कि ज्वार भाटा तथा सूर्य के आकर्षण के कारण ही चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं? तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आइजैक न्यूटन महोदय ने ही बताया कि ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। आइजैक न्यूटन ने दोस्तों अपना सिद्धांत दिया था, जो कि था संतुलन सिद्धांत, जो कि 1687 में दिया गया था। इसी सिद्धांत में उन्होंने बताया कि ज्वार भाटा चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की आकर्षण शक्ति के दौरान होते हैं। इसी में इन्होंने युति, वियुति और सिजिकी की स्थिति बताई थी। दोस्तों न्यूटन महोदय ने ही ज्वार भाटा को चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होना बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल से कितनी गुना अधिक है? अर्थात चंद्रमा का ज्वारीय बल अधिक लगता है, वो कितना, अर्थात चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार के लिए अधिक होता है, तो ये कितना अधिक होता है दोस्तों? 1.10, 2.12, 2.17 या 2.20? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कि चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल कितना गुना अधिक होता है? तो दोस्तों अभी हमने देखा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति में चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक प्रभावी होती है, जो कि लगभग 2.17 गुना अधिक प्रभावी होती है। अर्थात चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर आने वाले ज्वार भाटा के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु ज्वार की स्थिति का संबंध है समकोण पर, सरल रेखा पर, त्रिकोण पर या कोई भी स्थिति में? तो बताइए दोस्तों लघु ज्वार कब आते हैं? तो दोस्तों हमने देखा था लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार। तो दीर्घ ज्वार तो दोस्तों जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं उस दौरान दीर्घ ज्वार देखे जाते हैं, और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोण पर होते हैं इस दौरान
लघु ज्वार देखे जाते हैं। तो दोस्तों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के समकोण की स्थिति में लघु ज्वार देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का संबंध ज्वार भाटे से नहीं है? संतुलन सिद्धांत न्यूटन, प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम वेवेल, स्थायी तरंग सिद्धांत हैरिस और नहर सिद्धांत हटन। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन से विद्वान का सिद्धांत ज्वार भाटे से संबंधित नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। संतुलन सिद्धांत न्यूटन महोदय का आइजैक न्यूटन ने 1687 में दिया था, जो कि ज्वार भाटे से संबंधित है। प्रगामी तरंग सिद्धांत दोस्तों 1833 में विलियम वेवेल ने दिया था, यह भी दोस्तों ज्वार भाटे से संबंधित है। और स्थायी तरंग सिद्धांत दोस्तों यह भी हैरिस का दिया गया है, जो कि ज्वार भाटे से संबंधित है। परंतु दोस्तों नहर सिद्धांत ज्वार भाटे से संबंधित नहीं है। नहर सिद्धांत दोस्तों हटन महोदय ने नहीं दिया था। नहर सिद्धांत एरी महोदय ने के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, जो कि 1842 में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नहर सिद्धांत ज्वार भाटा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक देशांतर पर कितने अंतराल पर एक ज्वार तथा एक भाटा आता है? 12 घंटे 26 मिनट पर, 24 घंटे 52 मिनट पर, 18 घंटे 39 मिनट पर या 6 घंटे 39 मिनट पर? तो बताइए दोस्तों, प्रत्येक देशांतर पर कितने अंतराल पर एक ज्वार और एक भाटा आता है? तो दोस्तों अभी हमने देखा कि प्रत्येक ज्वार भाटे की स्थिति 24 घंटे 52 मिनट पे होती है, और जब एक ज्वार और एक भाटा आता है तो दोस्तों यह स्थिति 12 घंटे और 26 मिनट पर मानी जाती है। तो 12 घंटे और 26 मिनट बाद में ज्वार भाटा, दूसरा ज्वार भाटा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महीने में कितने बार पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? तो बताइए दोस्तों, महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं? अर्थात इससे मान लिया जाए कि महीने में कितनी बार पृथ्वी पर वृहद ज्वार देखे जाते हैं? वृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड एक माह में कितनी बार देखा जाता है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर। महीने में कितनी बार वृहद ज्वार आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार ज्वार भाटे देखे जाते हैं, अर्थात वृहद ज्वार देखे जाते हैं। किस प्रकार दोस्तों? अभी हमने बात की पूर्णिमा और अमावस्या को ज्वार भाटा देखे जाते हैं। तो दोस्तों ये माह में 2 बार वृहद ज्वार देखे जाते हैं। पूर्णिमा को दोस्तों चंद्र ग्रहण की स्थिति में, और अमावस्या को दोस्तों सूर्य ग्रहण की स्थिति में वृहद ज्वार देखे जाते हैं। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण की स्थिति किस प्रकार बनेगी? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए, इस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, जो कि पूर्णिमा के दिन देखा जाता है। और दोस्तों जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उस दौरान सूर्य ग्रहण की स्थिति देखी जाती है, जो कि अमावस्या के दिन होता है। तो दोस्तों महीने में 2 बार वृहद ज्वार देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ज्वारीय शंख नदी के ऊपरी भाग की ओर तेजी से बढ़ती खड़ी दीवार की भांति दिखाई देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब ज्वारीय शंख नदी के ऊपरी भाग की ओर तेजी से बढ़ती हुई एक खड़ी दीवार की भांति दिखाई देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? खड़ी दीवार, ज्वारीय भित्ति, ज्वारीय दीवार या फिर ज्वारीय खंभा? तो दोस्तों जब ज्वारीय कृष्ण या फिर तरंग के
ऊपरी भाग की ओर तेजी से बढ़ती खड़ी दीवार की भांति जब नदी के शृंग दिखाई देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे ही ज्वारीय भित्ति कहा जाता है। जब ज्वारीय शृंग नदी के ऊपरी भाग की ओर तेजी से बढ़ते हुए एक खड़ी दीवार की भांति दिखाई देने लग जाता है उसे ही ज्वारीय भित्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चंद्रविमुखी भाग में ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर अभी देखा था कि चंद्रमा के विमुखी भाग पर ज्वार किस कारण से उत्पन्न होते हैं। एक और तो दोस्तों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, परंतु उसके विपरीत दिशा में किस कारण से ज्वार आते हैं? दोस्तों पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण ही चंद्रमा की विपरीत दिशा में ज्वार उत्पन्न होते हैं। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है जो किससे संबंधित है? ज्वारभाटा की उत्पत्ति का, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का, भूकंप तरंगों का या पेडिमेंट के निर्माण का? तो बताइए दोस्तों, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों अभी हमने देखा प्रगतिशील तरंग सिद्धांत ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित है, जो कि विलियम वेबहेल ने दिया था। इन्होंने ये सिद्धांत 1833 में दिया था, जो कि ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। इन्होंने दोस्तों इस सिद्धांत में बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप अंटार्कटिका अवस्थित है, जो कि एक दक्षिणी गोलार्ध में जलीय स्थिति की प्रधानता है दोस्तों। तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में जब ज्वार उत्पन्न होते हैं, तो सर्वाधिक ज्वार उत्पन्न होते हैं, तो यह ही आगे बढ़ते हुए जब महाद्वीपों के तटों से टकराते हैं तो अलग अलग शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों एक शाखा से अनेक ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये बताते हैं कि प्रगतिशील तरंग से ही ज्वार उत्पन्न होता है, एक ज्वार की तरंग से ही अन्य ज्वार भी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित ज्वार भाटा क्या मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं? किसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है? दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार भाटे के मिश्रित वैकल्पिक क्रम को, बृहद और लघु ज्वार भाटा के औसत को, एक दिन में 2 ज्वार या 2 भाटा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों मिश्रित ज्वार भाटा किसे कहा जाता है? तो अभी हमने देखा दोस्तों दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार के मिश्रित रूप को ही मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार भाटे के मिश्रित वैकल्पिक क्रम को ही मिश्रित ज्वार कहा जाता है। किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का क्या कारण है? चंद्रमा का परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का परिभ्रमण, या पृथ्वी के अक्ष का झुकाव? तो बताइए दोस्तों किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का क्या कारण है? तो दोस्तों किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का कारण चंद्रमा का परिक्रमण है। तो चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण ही ज्वार भाटे में विलंब होता है। तो दोस्तों ये पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। तो दोस्तों यहाँ पे है चंद्रमा। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जो कि दोस्तों पृथ्वी से निम्न अर्थात कम गति से इसका चक्कर लगा अर्थात पृथ्वी 24 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है, परंतु चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 मिनट में पूर्ण करता है, जिस कारण यह है पृथ्वी से थोड़ी पीछे की ओर हो जाता है। इस कारण इसमें 52 मिनट का विलंब होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमा के परिक्रमण के कारण ही किसी स्थान पर 52 मिनट के विलंब के दौरान ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाधारण रूप से उच्च व निम्न ज्वार जो अमावस्या तथा पूर्णिमा को, जबकि सूर्य और चंद्रमा के
सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो तो क्या आते हैं? अर्थात उन्हें क्या कहा जाता है? बृहद ज्वार, अवपाली ज्वार, लघु ज्वार या दैनिक ज्वार? तो बताइए दोस्तों। अमावस्या व पूर्णिमा को या फिर सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक सीधी रेखा में स्थित होने से बृहद ज्वार आते हैं, अवपाली ज्वार आते हैं, लघु ज्वार आते हैं या दैनिक ज्वार आते हैं? तो दोस्तों अभी हमने देखा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में होने से बृहद ज्वार, इन्हीं को स्प्रिंग टाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा कितने समय बाद आता है? 12 घंटे 16 मिनट बाद, 12 घंटे 26 मिनट बाद, 24 घंटे 52 मिनट बाद या 24 घंटे 26 मिनट बाद? तो बताइए दोस्तों, अर्ध दैनिक ज्वार कितने समय बाद आते हैं? तो दोस्तों अभी हमने देखा दैनिक ज्वार या प्रत्यक्ष ज्वार 24 घंटे 52 मिनट बाद आते हैं, और उसी समय के आधे समय बाद अर्थात 24 घंटे 52 मिनट बाद तो दैनिक ज्वार आते हैं, और 24 घंटे और 12 घंटे 26 मिनट बाद ही अर्ध दैनिक ज्वार देखे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा का प्राय समय 12 घंटे और 26 मिनट माना जाता है। चलिए दोस्तों, ज्वार भाटे से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक आप इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, और जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बैच, विद्यास्थली बैच, सारथी बैच और टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए दोस्तों, और पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, कीप लर्निंग, कीप स्माइल।